लिखिए भाई, halogens are but ortho para directing in nature. Halogens are B point. Halogens are deactivating. Halogens are deactivating but ortho para directing in nature. Halogens का सबसे अलग चलता है, आपस में भी अलग हैं और दूसरों से भी अलग हैं। यही हमारे सिलेबस का एक एग्जाम्पल है। जो डीएक्टिवेटिंग होते हुए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बाकी सारे डीएक्टिवेटिंग कौन से मिलेंगे आपको? मेटा डायरेक्टिंग। यही एक एक्सेप्शनल केस है। तो चलिए, अगर हमारे सामने हेलोजन लगा हुआ है, रिएक्टिविटी की बात कर सकते हैं, पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए ये हमारे सामने कौन लगा हुआ है? हेलोजन। हेलोजन कौन हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर कौन होगा? आयोडीन। एक हेलो बेंजीन है और एक बेंजीन है, बताइए दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बेंजीन। उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? रिएक्टिविटी -I, ओरिएंटेशन +R। कुछ याद आया? इन केस ऑफ हेलोजेंस रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय -I, ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय +R। मतलब केटायन कहां बनाए? तो डबल बॉन्ड पर अगर हेलोजन लगा हुआ है और हेलोजन ही डिसाइड करने वाला है, तो केटायन वहां जहां उसका +R। तो चलिए एक बार ऑर्थो पर लगाकर देखें, ध्यान से सुन लेना। ये हमारे सामने क्या हो गया? अबे पड़े रहने दो उसको। ये हमारे सामने है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया है। बताइए ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो केटायन यही बनेगा क्या? यस। क्या यहां पर आपको रेजोनेंस होता हुआ दिखाई देगा? जी हाँ, ये यहां पर रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करेगा तो ये जो कार्बोकेटायन है, इसको पहले बताओ हेलोजन स्टेबलाइज कर रहा है कि डिस्टेबलाइज? हेलोजन्स कभी स्टेबलाइज नहीं करते हैं, डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहां पर केवल -I नहीं है, -I के साथ +R भी लग रहा है, कुछ तो फायदा मिलेगा। क्लियर? ओवरऑल इसने डिस्टेबलाइज ही किया है, इसने स्टेबलाइज नहीं किया है। लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि यहां -I के साथ क्या लग रहा है? +R। मान लीजिए यहीं पर ही आपने इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जोड़ा होता? अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जोड़ा होता? कहां पर जोड़ा होता? मेटा पर। अगर आप मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ देते हैं, कहां बनता? यहां पर। बनता कि नहीं बनता? हाँ। अगर आप यहां जोड़ देते तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनता। बताइए क्या ये रेजोनेंस करता डबल बॉन्ड के साथ? बिल्कुल। पाई बॉन्ड जाता इधर और पॉजिटिव चार्ज आता इधर। आप बताइए पॉजिटिव चार्ज किधर निकल गया है? यहां पर। क्या यहां पर आपको हेलोजन का +R इफेक्ट दिखाई देता? नहीं। गौर से देखिए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज हेलोजन के +R से स्टेबलाइज्ड है? नहीं है। इसका मतलब आपने केटायन वहां नहीं बनाया जहां उसका +R लग रहा था। हमने बोला था रिएक्टिविटी डिसाइडेड बाय -I, ओरिएंटेशन डिसाइडेड बाय +R, कि केटायन ऐसा बनना चाहिए जहां हेलोजन का +R लग सके। इसका मतलब इस H को हटा सकते हो, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। मेटा पर नहीं डायरेक्ट करता है कभी भी हेलोजन। मान लीजिए अगर आपने पैरा पोजीशन पर भेजा होता, ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत शानदार बातें चल रही हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जोड़ा होता है? पैरा पर। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर हमारे सामने बनकर आता है क्या? यस। अभी तो इसमें +R नहीं लग रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस करके हेलोजन का कैसा इफेक्ट लगवा देगा? +R। अगर यहां पर हेलोजन सॉरी पॉजिटिव चार्ज ने रेजोनेंस किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचेगा क्या? यस। और यहां से क्या हेलोजन अपना +R इफेक्ट लगा पाएगा क्या? यस। तो मैंने क्या बोला था? रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय -I एंड ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय +R। तो आपको केटायन ऐसा बनाना है जहां हेलोजन का +R लग रहा हो। अगर आप ये H हटाएंगे तो हेलोजन का +R नहीं लगेगा, ये H हटाएंगे और ये H हटाएंगे तो हेलोजन का +R लगेगा। यानी कि हेलोजन का डायरेक्टिंग हो रहा है +R से। कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो एंड पैरा। यहां मेजर प्रोडक्ट या तो ऑर्थो से आएगा या पैरा से आएगा, मेटा से कभी भी मेजर प्रोडक्ट नहीं आएगा। सुलटाएंगे, आगे बढ़ेंगे।
क्या है क्या? ये कहां से आ रही है आवाज? ड्रिल कर रहे हैं, रूम तैयार कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा आ गए हैं। पिछले 2-3 सालों में कोविड में जो जुड़े थे वो सब अभी पढ़ेंगे। कुछ नीट ही जनसंख्या बढ़ा रहा है, बच्चा देखता है इस कोचिंग के लिए आया मैं, अगर मैंने कोचिंग ले ली तो 720 वाला मैं ही हूं, हालांकि फिर भी उसके आते 400 ही है। बढ़ने नहीं देता है वो नंबर को। अब मेरे नाम, अबे छापो इसको, मेरा नाम लोगों तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। क्या हम उसको नहीं जाने देते? तुम तो हो कौन? सुल्टा दिया है क्या? तो यहां से एक बात क्लियर हो गई है, हेलोजेंस में हेलोजेंस रिएक्टिविटी को कम करेंगे, बट उनका डायरेक्टिंग नेचर कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा। तो जब हेलोजन लगा होगा तो कौन सा हटाकर मेजर प्रोडक्ट बनेगा? एच, या तो उसके ऑर्थो वाला या उसके पैरा वाला। मेटा वाले से मेजर प्रोडक्ट नहीं आएगा। सुल्टा दिया है। चलिए सी पॉइंट, माइनस आर ओब्लिक माइनस एच एंड माइनस आई ओनली, ये भी खतरनाक पॉइंट आएगा। माइनस आई ओनली, माइनस आई ओनली वाला मतलब केवल माइनस आई लगना चाहिए, उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं लगना चाहिए। माइनस आर ओब्लिक माइनस एच एंड माइनस आई ओनली, इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, वो लिखा हुआ है राक्षस, माइनस आर ओब्लिक माइनस एच एंड माइनस आई ओनली का मतलब है केवल माइनस आई लगना चाहिए। जैसे NH3+ का कैसा इफेक्ट लगता है? केवल माइनस आई। NR3+ का कैसा इफेक्ट लगता है? केवल माइनस आई। लगता है कि नहीं लगता है? तो ये वाले ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है। माइनस आर ओब्लिक माइनस एच एंड माइनस आई ओनली, इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर, इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग, इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग, यानी कि इनके आने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये डीएक्टिवेटिंग भी हैं और मेटा डायरेक्टिंग भी है। अगर किसी का केवल माइनस आई है वो भी डीएक्टिवेटिंग और कैसा निकलेगा? मेटा डायरेक्टिंग। दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फैल जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हर जगह जवाब नहीं दे पाएगी। चलिए अब आप बताइए माइनस आर वाले, कोई अपन स्ट्रॉन्ग कोई कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। क्लियर? चलिए कौन कौन आ सकते हैं हमारे सामने? सबसे पहले इसका है NO2 माइनस आर लगाता है, यस। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें CN माइनस आर लगाता है, यस। SO3H माइनस आर लगाता है, यस। उसके अलावा आप बताइए COH एल्डिहाइड माइनस आर लगाता है, यस। पोलर पाई बॉन्ड वाले हैं सारे माइनस आर लगाएंगे। COOH कैसा लगाएगा? माइनस आर। COCl कैसा लगाएगा? माइनस आर। COOR कैसा लगाएगा? माइनस आर। और अगर अपन बात करना चाहें तो और कौन बच गया हमारे सामने? CX3 कैसा लगाएगा? माइनस एच। कैसा लगाएगा? माइनस एच। CCl3 CBr3 CI3 माइनस एच, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद NH3+ कैसा लगाएगा? माइनस आई ओनली। NR3+ कैसा लगाएगा? माइनस आई ओनली। ये सारे के सारे ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग और ये सारे के सारे ग्रुप्स कैसे हैं? डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है। अगर किसी है माइनस आर है, किसी ग्रुप का इफेक्ट कैसा है? माइनस एच है, या किसी ग्रुप का इफेक्ट कैसा है? ओनली माइनस आई, देन इट विल बी डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। देखिए माइनस आर तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, माइनस एच भी समझ में आ जाता है। माइनस आर वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पर कम करते हैं? मेनली ऑर्थो एंड पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। और ऑर्थो एंड पैरा पर तो कैसा चार्ज ले आते हैं? ये प्लस। तो इसमें तो बड़ी आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है माइनस एच और माइनस आर के अंदर तो। लेकिन माइनस आई वाला हमें बहुत दिक्कत देता है, और माइनस आई वाले की बातें किसने की हुई हैं? एनसीईआरटी ने। वो अलग बात है कि हम कभी ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लीजिए हमारे सामने ये ग्रुप है, मैं इससे समझाऊंगा, बाकी के आपको खुद से देखने पड़ेंगे। ये हमारे सामने है NH3+। पहले तो इस कंपाउंड का नाम बता देता हूं, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। इट विल बी फॉर्म्ड इन द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, बनेगा थोड़ी देर में। आप बताइए NH3+ का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट लग रहा है?
क्या ये माइनस आर लगा रहा है? दिमाग से पैदल नहीं लगाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, पॉजिटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज्ड। अगर तुमने रेजोनेंस करवा दिया, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो यहां पर इसका कैसा इफेक्ट लगेगा आप बताइए? ओनली माइनस आई। और अगर कोई ओनली माइनस आई लगाता है तो डायरेक्टिंग नेचर कैसा मिलेगा? ओनली माइनस आई वाले डीएक्टिवेटिंग होते हैं। और कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। अब इस बात को हमें समझना है, तबियत से समझाऊंगा बेटा, क्योंकि ये बात किसकी है? एनसीईआरटी की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि माइनस आई सबसे कम कहां लगना चाहिए? पैरा पर। और ये मेजर प्रोडक्ट पैरा से कभी नहीं देता है। कहां से देता है? मेटा से। कहां से देता है? मेटा से। कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां से एक्सप्लेन होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से। बताइए कौन कौन से एच हटा सकते हैं? या तो एच कौन सा हटेगा? ऑर्थो वाला, या कौन सा? मेटा वाला, या कौन सा? पैरा वाला। आप बताइए कौन सा एच हटाऊं? आप ही बता दीजिए। सबसे पहले ऑर्थो वाला हटा दूं? अगर ऑर्थो वाला एच हटाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर ही जोड़ना पड़ेगा। जहां से एच हटेगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अगर आपने ये जोड़ दिया तो सत्यानाश हो जाएगा, मामला सुलझ जाएगा। यही केटाइन बनेगा क्या? एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। ये कार्बोकेटाइन मत बनाना, हाईली अनस्टेबल बनता है। मार्कोनिक रूल में भी बताया था कि पॉजिटिव के बाजू में केटाइन बनाने की कोशिश बनेगा। बताइए इस एच को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल है। फिर अगर मान लीजिए हमने कौन सा हटा दिया है? मेटा वाला। कौन सा हटा दिया है? मेटा वाला। देखिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी सुलटा दूं इसलिए ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले रहा हूं। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जोड़ पर, अगर मेटा वाला एच हटाना चाहते हो भाई लोगों, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहां? मेटा पोजीशन पर। अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़ेगा तो पॉजिटिव या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर। यही कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? यस। क्या ये रेजोनेंस करेगा? यस। पाई बॉन्ड किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज कहां निकल लेगा? पॉजिटिव चार्ज निकल लेगा पाई बॉन्ड के एंड टर्मिनल पर। में कोई ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी का जहां पर एडजेसेंट एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आए? नहीं। फिर से रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि NH3 प्लस ई की कौन सी पोजीशन पर है? मेटा पर है, वहां पॉजिटिव जाता ही नहीं है। ई की कौन कौन सी पोजीशन पर जाएगा पॉजिटिव? ऑर्थो एंड पैरा। और ये कहां पर है? मेटा पर है। तो ये वाला जो अपना कार्बोकेटाइन बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं होगी। एक मिनट, आपने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? आप एक बार इसको पैरा पर तो जोड़िए, जोड़ दीजिए। अगर पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चाहोगे, अगर आपने पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो आप बताइए कार्बोकेटाइन कहां पर बनेगा? मेटा पर। ये इलेक्ट्रोफाइल आपने जोड़ दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। यस। आप बताइए क्या ये रेजोनेंस करेगा? जी हाँ। और इसने जैसे ही रेजोनेंस किया तो फिर से बर्बाद हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड आएगा इधर, पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? एंड टर्मिनल पर। क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या तुम समझ पा रहे हो? एडजेसेंट एटम्स पर फिर से कैसा चार्ज आ गया है? सिमिलर चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, नहीं हट सकता ये। तो अगर NH प्लस जैसे ग्रुप हैं जो ओनली माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, इन दैट सिचुएशन विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड? मेटा। ऑर्थो एंड पैरा नहीं हटाना है। तो बताइए माइनस आई वाले भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं क्या? यस। आपके सामने एग्जांपल है, और एग्जांपल भी किसका? एनसीईआरटी का। उसने लिखा है एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। बताया नहीं है कैसे, कि तू तेरा मास्टर से पूछ लेना। लेकिन कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। आप बताइए माइनस आर वालों में ऐसा होता कि नहीं होता? अगर अपन माइनस आर वाले लगाते तो NO2 लगा देते, तो यहां पॉजिटिव आते ही NO2 उसको डिस्टेबलाइज करता। तो सेम टू सेम है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से भी बता रहा हूं, और मैं आपको ये सारी बातें कहां से बता रहा हूं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी बता रहा हूं। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या हर बार न्यूक्लियोफिलिसिटी सही आंसर देगी? नहीं, नहीं बता पाएगी डायरेक्टिंग नेचर हर बार। इसीलिए जब न्यूक्लियोफिलिसिटी सरेंडर कर दे, देन स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्योंकि स्टेटमेंट अगर उसने फेंक दिया NH3 प्लस इज मेटा डायरेक्टिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, बिकॉज सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड मोर स्टेबल व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड एट मेटा पोजीशन। यस, दिस इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन। सुलझ जाओगे एनसीईआरटी के दायरे में रहकर ही। इधर वाला छाप लिया। अब ऐसा नहीं कि माइनस आर वाला ग्रुप रह गया हो, तो वो तो आप खुद से भी सुलटा। अब आपको ये खुद से सोल्व करना है NO2 के बारे में क्या ख्यालात रहे, कैसा डायरेक्टिंग निकलेगा?
पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप है कि नहीं है, माइनस आर वाला रेजोनेंस करेगा, प्लस प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साफ कर देगा ऑर्थो एंड पैरा से। यहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे, यहां पॉजिटिव बनेगा, एडजेसेंट पर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। ये सारी बातें मैं जीओसी में भी करवा चुका हूं इनडायरेक्टली आपको, लेकिन वो अलग बात है कि आपको याद नहीं आती है टाइम पर। गजनी के भी कुछ ना कुछ लगते हो तुम। गजनी 2 में तुम्हारा रोल क्या है, फिक्स है। पापा राक्षस। सुलटाएंगे भाई, ये घर पे सुलटाना है, अभी मत सुलटाना, ये तो खुद से करना है ना। मेटा डायरेक्टिंग है, समझाना है क्यों है। CF3 का कैसा इफेक्ट है, -H, -H वाले भी कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, समझाना है कैसे है, इसकी तरह समझाना है। CF3 के अगर ऑर्थो पर जोड़ोगे तो यहां कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। CF3 के बाजू में पॉजिटिव चार्ज नहीं आना, एंटी मार्कोनी में बताया था, पागल कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, हाईली डिस्टेबलाइज्ड। केवल उधर वाला सुलटाना है, ये ऐसे ही छोड़ने हैं, खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। और जब तुमने एक बार खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और आप भी जानते हैं सबका सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से एफर्ट्स लगाते हैं, ईमानदारी से, और जो ईमानदारी से एफर्ट्स लगाते हैं उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। खुद से ईमानदार होना सीखो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब वो समय आ गया है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए करूंगा, कुछ नहीं, वो तो बेचारे कुछ साल में निकल जाएंगे। आप इस धरती पर सरवाइव कर सकें इसलिए एफर्ट्स कर रहे हैं, सीधी सी बात है, अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। सुलटा दिया है क्या। तो ये मैंने आपको डायरेक्टिंग नेचर बता दिया है। क्या बता दिया है, डायरेक्टिंग नेचर। एक बार रिवाइज करवाओ, +R +H +I वाले कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बताया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से भी बताया। हैलोजेंस के बारे में क्या ख्याल आता है, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा, -R -H ओनली -I, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। आप बताइए हैलोजेंस का -I लगता है, यस, लेकिन ओनली -I नहीं है, -I और साथ में, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। केवल -I होता तो मेटा डायरेक्टिंग निकल कर आता। क्लियर। चलिए अब अपन बढ़ेंगे रिएक्शंस की तरफ। देखिए अब केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल बदलते चले जाएंगे, मात्र चित्रकला की क्या रहेगी, प्रैक्टिस। अगर कोई SEAR रिएक्शन होनी है तो भाई वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले स्टेप में आपको करना पड़ेगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके लाना पड़ेगा। बेंजीन मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। क्लियर, क्योंकि बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कम। पहला स्टेप ये रहेगा। दूसरा स्टेप बताइए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप रहेगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब RDS। और तीसरा स्टेप क्या रहेगा, एलिमिनेशन ऑफ H+। तीसरा स्टेप रहेगा हमारे सामने एलिमिनेशन ऑफ H+। तो ये सिंपल 3 स्टेप किसी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फॉलो होंगे। पहले स्टेप में आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में आपको इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पर जोड़ना है, क्या बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और तीसरे स्टेप में H+ हटा के एरोमेटिसिटी वापस ले आना है। क्या लेना है, एरोमेटिसिटी वापस। पहला स्टेप जो आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो क्या रहेगा, RDS, जिसमें रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, गायब। और तीसरा स्टेप एलिमिनेशन, ये फास्ट होगा, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी होगा, इसके अंदर क्या होगा, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये 3 स्टेप किसी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। सुलटा दिया है। ये जो मैंने छोड़े हैं इनको सोल्व करना है, इनके सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सोल्व कर लेना है। जिस बच्चे ने ईमानदारी से सोल्व कर लिया उसको सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहली रिएक्शन आएगी अब हमारे साथ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। वापिस क्वेश्चन आया था, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो एक भी क्वेश्चन हल्का नहीं दिया, एक तो हल्का देता, एक भी, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। आप देख लीजिए 2016 के क्वेश्चन निकाल लीजिए अलग पेज पर,
एक क्वेश्चन भी नहीं होगा, आने के बाद भी नहीं हो रहे हैं, आने के बाद भी नहीं हो रहे हैं 2016 में, लेकिन तब पेपर से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि किसी से भी नहीं हो रहे थे फिर वो, इसीलिए पेपर क्या बनाना है, आसान। देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की हम बात करेंगे, बेंजीन को नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना ही नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। आप बताइए अगर इस H को हटाना है और NO2 ग्रुप लगाना है तो बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई होगी, जाहिर सी बात है बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन रहा होगा, NO2 प्लस। तो ये बस पहला काम यही रहेगा कि हम NO2 प्लस कहां से लेकर आए, बेंजीन को नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। ध्यान से सुनना, बेंजीन को नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। इसके ड्यूरिंग आपको NO2 प्लस क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, और वो जनरेट कहां से होगा, वो जनरेट होगा कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन से। मिक्सचर से क्या मिलता है हमें, NO2 प्लस, जो कि हम मैकेनिज्म में भी समझेंगे, और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सामने रहता है, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, आपकी परेशानी है क्या? और दूसरे भी तरीके हैं N2O5 के साथ रिएक्शन करवाने, वो नहीं लिखने, जो एनसीईआरटी ने बात की वही बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर वो भी नहीं जाएगा, और जब वो बाहर नहीं जाएगा तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म। ध्यान से सुनेंगे, एक साथ छाप लेंगे आप लोग। मैकेनिज्म की बातें करते हैं। बताइए पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आपको कभी भी डायरेक्ट NO2 प्लस नहीं दिया जाएगा। अगर डायरेक्ट NO2 प्लस देगा तो 2 स्टेप में रिएक्शन को खत्म कर देंगे हम, लेकिन हमें डायरेक्ट NO2 प्लस नहीं दिया जाएगा। रिएक्शन करवाई जाएगी HNO3 और H2SO4 के साथ। ध्यान से सुनते रहेंगे भाई। HNO3 के बारे में आप आसानी से जानते हैं, इट इज ए एसिड। ये हमारे सामने है HNO3। रिएक्शन करवाई गई है H2SO4 के साथ। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, H2SO। दोनों ही कहने में एसिड, दोनों ही कहने में क्या है, एसिड हमारे सामने होते हैं। और 2 एसिड को भिड़ाओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का प्रोटोनेशन कर देगा। ये भी एसिड है, यस, ये भी एसिड है, यस। एसिड और बेस रिलेटिव टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं, रिलेटिव टर्म्स। आगे बात समझ में। अगर मैं बोलूं कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे, HNO3 से, बिल्कुल सही है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HNO3 का ये क्या कर देगा, प्रोटोनेशन। So in this reaction it is behaving as a base and it is behaving as acid। ये क्वेश्चन आ चुका है AIPMT में कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर H2SO4 किसका रोल प्ले करता है, एसिड का। HNO3 किसका रोल प्ले करता है, बेस का। आप बताइए ये वाला जो OH है ये खटैक से यहां से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस, क्योंकि बेटा फ्री H प्लस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ध्यान से सुनते रहना। अगर ऐसा हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस। ध्यान से सुनना, क्या मैं इस बॉन्ड को ऐसे दिखा सकता हूं, इस प्रकार से, यहां पर दिखा दूं माइनस और यहां पर दिखा दूं प्लस। किसी को कोई डाउट है क्या भाई? ध्यान से सुन लो, बाद में डाउट आएंगे, जो छाप रहे हैं वो परेशान हो जाओगे। ये बनेगा, साथ में कौन बनकर आएगा, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस कहां से बनकर आएगा, जब यहां से H प्लस डालोगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करती है, नहीं, नहीं करती है। रीजन बीइंग, आपने 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को भिड़ा रखा है। किसको भिड़ा रखा है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को भिड़ा रखा है। तो ये कहने में तो अपने आप में एसिड है, वो अलग बात है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए इसका प्रोटोनेशन कर दिया है। लेकिन ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करती है, क्योंकि इसका प्रोटोनेशन करना इतना आसान नहीं है। जो दूसरों को टोपी पहना रहा था, आज H2SO4 ने उसको टोपी पहनाई है, तो ये इतना आसान नहीं है। रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का लॉजिक थोड़ा सा अलग रहेगा। H2 प्लस तो शायद पहली बार आपके सामने बना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग, बॉन्ड तोड़कर निकलेगा क्या, लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, 1 प्लस पहले से ही है, दूसरा प्लस आएगा क्या, ऑक्सीजन बोलेगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूं। तो यहां से कौन रिलीज हो गया है, वाटर। आप ध्यान से सुनेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड पहले से है, यस, ये वाला डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड अब बनेगा, यस, देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड बनेगा, यस। कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन के, 4।
कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, हेंस इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसी को ही इन शॉर्ट क्या लिखा जाता है भाई लोगों? NO2+। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोनियम आयन। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, नाइट्रोनियम आयन। पहला स्टेप क्या हो चुका है? जनरेट हो गया है। तो बताइए व्हाट H2SO4 एंड HNO3 जब भी आएंगे NO2+ देंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अगला काम क्या है इलेक्ट्रोफाइल का? एल्कीन पर क्या करेगा? एडिशन। कौन सा है छठा है बताओ आप? कोई हटा लो, कोई फर्क नहीं है सर। क्लियर? रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं? NO2+ के साथ। ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बात को। NO2+ के साथ बेंजीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? इन दिस रिएक्शन इट इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, इट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल। अटैक, बॉन्ड टूटेगा, अटैक होगा कि नहीं होगा? ये एच हटाना है तो यहीं पर जोड़ूंगा मैं। आप बताइए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन का जो एरोमेट क्या हो जाएगा? गायब। ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन में और कार्बन में बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स किस पर चले जाएंगे? ऑक्सीजन पर। यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड है, यस, लेकिन नाइट्रोजन पर अभी भी चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड कितने बने हुए हैं? 4। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज अभी भी बरकरार है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोकेटाइन। एक साइड इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, दूसरी साइड केटाइन बनेगा। क्या यही रिएक्शन का आरडीएस होता था? यस, दिस इज द आरडीएस ऑफ दिस रिएक्शन। आप बताइए, कार्बोकेटाइन भी बन गया है। कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, पूछे करेगा क्या? रेजोनेंस करेगा, रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। दूसरा काम कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, कभी नहीं जुड़ेगा ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि एडिशन शो नहीं करना है इसको, एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी उसकी। तीसरा काम एलिमिनेशन। बताइए एलिमिनेशन कैसे होता है? जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वही एच हटेगा। क्या यही एकमात्र कार्बन है पूरी रिंग के अंदर जो sp3 है? यस, तो ये एच हट जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड की। तो यहां पर किसने जगह ले ली है? NO2 ने। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? यस, ये हमारे सामने क्या बनकर आ गया है? NO2। एक माइनस एक प्लस, तो न्यूट्रल है ओवरऑल। क्लियर? NO2+ हो गया है, साथ में कौन निकल गया है? H+। आप बताइए अगर ये वाला स्टेप आरडीएस है तो ये स्टेप कैसा है रिएक्शन का? फास्ट। तो क्या CH बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा? नो, बिकॉज दिस बॉन्ड इज ब्रोकन इन फास्ट। जो आरडीएस में टूटते हैं उन्हीं पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। जो आरडीएस में नहीं टूटते उन बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। यहां तक ये हमारे सामने रिएक्शन थी। क्या आप इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखवा सकते हैं? रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन। आरडीएस यही है क्या? यस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2+ है या नहीं है? क्या ये फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन हो सकता है? क्या ये फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन हो सकता है? अरे केमिकल काइनेटिक्स क्या पढ़ी है बे तुमको? इंटरमीडिएट दिया हुआ है। क्या इंटरमीडिएट रेट लो एक्सप्रेशन में आ सकता है? नहीं, केवल कौन आते हैं? रिएक्टेंट्स। इतनी काइनेटिक्स तो मैं भी जानता हूं, 6-7 साल हो गए काइनेटिक्स को पढ़ाए हुए, लेकिन इतनी काइनेटिक्स तो मुझे भी आती है कि ये फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? NO2+ की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन घटेगी तो रिएक्शन का रेट का। चलिए अब देखो, मैं ऊपर वाली रिएक्शन को ओवरऑल लिखना चाहता हूं, एक बार ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तबीयत से सुनेंगे ऊपर वाली रिएक्शंस को। ये हमारे सामने क्या दिया हुआ है? HNO3, साथ में 2 मोल लगते हैं किसके? H2SO4 के। क्या बनकर आएगा हमारे सामने? हमारे सामने बनेगा NO2+, साथ में कौन बनेगा? H3O+, और साथ में कौन बनेगा? HSO4-। अब आप बोलोगे सर यहां तो एक ही मोल लगा है, आपने दूसरा मोल कहां से लगाया? अबे जो वाटर बना है H2SO4 उसका भी तो प्रोटोनेशन करेगा। तो एक तो किसका प्रोटोनेशन? HNO3 का। दूसरा प्रोटोनेशन किसका किया है? वाटर का। ये बनकर आया है। क्या अकेला HNO3 नाइट्रेशन कर सकता है? क्या अकेला HNO3 नाइट्रेशन कर सकता है? अबे दिमाग से पैदल लोगों कर सकता है। कद्दू नहीं पड़ी, केवल शेरो शेरी के चक्कर में उलझे रहे हो जिंदगी भर। फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ पड़ी है, मोनोनाइट्रेशन होता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अकेला करता है कि नहीं करता है? यस। तो H2SO4 का काम क्या है? प्रोटोनेशन का। तो ये सेल्फ प्रोटोनेशन हर एसिड की प्रॉपर्टी होती है।
अगर ये H2SO4 नहीं भी होता ना तो HNO3 का एक मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल का क्या कर देता, प्रोटोनेशन। हालांकि H2SO4 ये काम बढ़िया कर सकता है, क्योंकि HNO3 का प्रोटोनेशन करता तो इतना ज्यादा NO2 प्लस नहीं बनता। रीजन बीइंग दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर है, लेकिन ये काम H2SO4 क्या कर सकता है, बेटर। सुलट जाओगे, अगर मैं 2 HNO3 के मॉलिक्यूल ले लूं तो बताइए H2SO4 की जगह कौन ले लेगा, HNO3। तो बताइए इसके अंदर प्रोटोनेशन होगा क्या बनकर आएगा, NO2 प्लस, साथ में कौन बनकर आएगा, H2O, और साथ में कौन बनेगा, NO3 माइनस। अकेला HNO3 भी NO2 प्लस जनरेट कर सकता है, बट लो कंसंट्रेशन रहेगी। क्या रहेगी, लो कंसंट्रेशन। एक बार यहाँ HNO3 सोच लिया, HNO3 यहां पर प्रोटोनेशन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3 माइनस। ये बन गया हमारे सामने, ये निकल गया NO2 प्लस की फॉर्मेशन हो गई। तो एग्जैक्टली वही रिएक्शन लिखी हुई है, क्या छापिए, आगे बढ़ूंगा। तो अकेला HNO3 भी NO2 प्लस जनरेट कर सकता है। फिर तुमने सल्फोनेशन भी नहीं पढ़ा जिंदगी में कभी, याद नहीं आ रहा। अब मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस में क्वेश्चंस, क्योंकि हमने पहले बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, क्वेश्चन चित्रकला की प्रैक्टिस बन जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चन बच्चा याद करने लग जाता है, बेचारा क्वेश्चन को याद करने लग जाता है। हाँ आरडी सर, ये बहुत बढ़िया है। एक तीर तो आरडी सर की तरफ चलेगा ही, नाम किसी का, तीर उधर ही जाएगा। जल्दी जल्दी सुलटाओ, मेरे पास बात करने के लिए और भी शानदार है। अपने पास सब्जेक्ट में बात करने को बहुत है। देखो खुश हो गए थे कि आज तो बात करेगा ये। सिलेबस पहले डिले चल रहा है, आप सिलेक्शन लेकर आइए, विक्ट्री सेलिब्रेशन पर आइए, 1-2 दिन यहाँ रुकिए, आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात। अरे टाइम निकाल लूंगा मैं, तुम सिलेक्शन तो लाओ। सिलेबस वैसे भी डिले चलता है, पॉपुलर इस मामले में। हालांकि तुम्हारे फेज में डिले नहीं है, 60-70 लेक्चर तो चाहिए भाई, कम से कम 64 लेक्चर तो एंथ्यूज में मिलते हैं। और ये तो अल्फा है, हर चीज पढ़नी पड़ती है। एक चीज छोड़ दी तो बाहर आके कोई पूछेगा, सर ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं हो जाए, पिछले साल पढ़ाया गया था। ऐसे नहीं बोलते हैं, ये बोलो कि सर पिछले साल ये पढ़ाया था, आपने छोड़ दिया। हम तो आपकी इज्जत कर रहे थे। अगर कोई चीज छोड़ी जा रही है इसका मतलब वो काम की नहीं है। जैसे पीनाकोल पीनाक्लोन, कहाँ आया पीनाकोन पिनाक्लोन से क्वेश्चन। जेई वाले पहले पीनाकोल पिनाक्लोन को पता है 6-7 लेक्चर पढ़ाते थे, क्वेश्चन एक भी नहीं आता था, बंद कर दिया उन्होंने पढ़ाना। नीट में बात ही नहीं, एनसीईआरटी में नाम ही नहीं लिखा पिनाकोल का। फालतू में हवाबाजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। 90% जनता को तो ये नहीं पता कि क्या पढ़ना, सिलेक्शन कहां से होगा। ये तो गलती, जब तुम्हारे पास एनसीईआरटी तो तुम देखते रहते हो, भाई ये वाली पढ़ा रहा है क्या कहीं पर, देख तू। जो नहीं होती मैं पहले बता देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सुलटा दिया है क्या, क्या याद रखना है, ये दोनों हमें क्या देंगे, NO2 प्लस। NO2 प्लस H को हटाकर खुद लग जाएगा क्या, यस, खत्म हो गई कहानी। अगर कोई ग्रुप होता है तो कौन सा H हटाना है वो ग्रुप डिसाइड करता कि नहीं करता। अगर आपने सुलटा दिया है तो नीट 2016 की बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। उस एग्जामिनर की जितनी तारीफ की जाए ना कम है भाई। क्या है, शानदार लेवल का एग्जामिनर था वो। दोबारा उसके पास शायद पेपर गया ही नहीं, अगर उसके पास बार बार पेपर जाता मेरी दुकान बढ़िया चलती। लेकिन अब ऐसे पेपर बन ही नहीं रहे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको भी पता है, आंसर आपको भी पता है, मैं तो बस उसका लेवल दिखाना चाहता हूं। उसने बोला ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ, हाउ यू विल कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन इज रिएक्टेड HNO3 plus concentrated H2SO, पक्का। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इफ KHSO4 is added, याद आए कुछ,
if KHSO4 is added, what will be the effect on rate of reaction? रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कम। क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं था? कॉमन आयन इफेक्ट को यहां यूटिलाइज कर रहा है। अगर आपने KHSO4 डाला तो यहां से क्या मिलेगा? HSO4 माइनस। HSO4 माइनस रिएक्टेंट साइड है कि प्रोडक्ट साइड है? यहां इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन कहां चली जाएगी? अगर रिएक्शन बैकवर्ड गई तो NO2 की कंसंट्रेशन, और NO2 की कंसंट्रेशन कम। कितनी खूबसूरती से कॉमन आयन इफेक्ट को इस्तेमाल करके गया है। ये बोलते हैं लेवल। क्या बोलते हैं? लेवल। समझ में आ गया है क्या? सुलटा दिया है क्या? तो ये हमने बताया कि अगर आपने KHSO4 डाल दिया तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। लिखिए क्वेश्चन, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। नाउ मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस, केवल मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है। गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। बताइए, CH बॉन्ड RDS में टूटा है क्या? तो क्या इस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा? कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तुम लोग इसको पढ़ पढ़ के बैठे रहते हो। जिस भी क्लास में गलती से छूट जाता है वही बच्चा बाहर आ जाता है। सर इसमें बताओ ना, H2SO4 में बताओ ना सर, कोई काम का नहीं है।
जो बात तुम्हें लगे कि इसने नहीं बताई है, शायद इसको नहीं पता, वो तुम जरूर पूछना बाहर, तबीयत से बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे बैठे, जिसको नहीं पढ़ना उसको कंफ्यूज नहीं करना भाई मुझे। फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब एनसीईआरटी पढ़ें। आप देखो पूरे दिन एफएम पर एक ऐड चलती है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी। हम तो एनसीईआरटी पढ़ाते ही नहीं। पे अपन लेते ही नहीं। बहुत आरामी हो बेटा। कौन पढ़ा ले तुमको? उनके सामने तुम ऐसा बोली, तुरंत ऐसे थे कर दिए जाओगे। क्वेश्चंस आ चुके हैं, जुबान नहीं दिमाग चलना चाहिए। 2016 वाला क्वेश्चन भी एक्सप्लेन हो चुका है। आप देखिए लेवल देखिए 2016 के पेपर का, शानदार। बोलते हैं ना कि जब क्वेश्चन ना हो तो मुस्कुराओ, बस बच्चे मुस्कुरा ही रहे थे कि कोई एक तो बन जाए। इनऑर्गेनिक पढ़ा, वहां भी सुलट रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ा, वहां भी सुलट रहे हैं। हालांकि उसमें अच्छे बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुका, कभी नहीं रुकेगा। अबे राक्षस, पेपर जितना बढ़िया आएगा कचरा उतना ही क्या हो जाएगा, साफ। अगर हल्के लेवल का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे बाजू वाले भी कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। अब ये रिएक्शन पूछेगा तो इसमें किसका गलत होगा? ढंग का पूछेगा तो कचरा साफ। बातें नहीं, क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब पहले इनको सुलटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्लियरली समझ में आना चाहिए। जहां डाउट आए मुझको बोल देना, सर ये बात समझ में नहीं आई है। आपको डिसाइड ये करना है रिएक्शन बेंजीन पर होगी या बेंजीन पर लगे हुए फंक्शनल ग्रुप पर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं देते हो चीजों पर। फिर बोलते हो सर कब कैनिजारो होता है, कब बेंजीन पर रिएक्शन होता है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, और तुमने अगर ध्यान नहीं दिया और उसने वो बात पूछ ली तो सुलटा देगा तुम्हें। पहले रिएक्शन के बारे में क्या ख्यालात है? बस किसका फर्क है, इसमें CH बॉन्ड टूटेगा, इसमें CD और इसमें CD। बताइए क्या ये बॉन्ड RDS में टूटा है? तो रिएक्शन का रेट इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रिएक्शन का रेट लगभग सभी में क्या रहने वाला है, बराबर। हालांकि इस क्वेश्चन के नीट में आने के कोई चांसेस, नीट ऐसी बातें नहीं करता, किसी ने भी नहीं किया आज तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना। आप बताओ इन दोनों से क्या मिलेगा, NO2+। इसी को क्या बोल देते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगर यहां पर केवल बेंजीन होता तो तुम्हारा मन करता वो H हटा लेते तुम, लेकिन अब साथ में कौन है, क्लोरीन। सबसे पहले बताइए क्लोरीन के आने से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। आप बताइए कौन सा H हटाएंगे? हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा। मेजर प्रोडक्ट या तो ऑर्थो से आएगा या पैरा से आएगा। मेटा पर रिएक्शन होगी जरूर लेकिन मेजर नहीं आएगा। आप बताइए कौन कौन सा H हटाएंगे? सर या तो H हटाएंगे ऑर्थो वाला, समझ में आया कौन सा H हटाना है? या तो ऑर्थो वाला H हटाएंगे या फिर कौन सा वाला H हटाएंगे, पैरा। इन दोनों में से ही मेजर बनकर आएगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है, पैरा से। सो ये हमारे सामने मेजर प्रोडक्ट बनकर आएगा पैरा से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में CHO दिया हुआ है, बताइए CHO का कैसा इफेक्ट है? CHO का हेलोजन के दो इफेक्ट लगते हैं, -I और +R। ओरिएंटेशन कहां से डिसाइड होती है इसके, +R से। बताइए CHO लिखा हुआ है, CHO बोले तो दिस इज बेंजल्डिहाइड। बताइए कैसा इफेक्ट है बेंजीन पर इसका, -R। -R वाले डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, पैरा सॉरी मेटा से H हटा दीजिए।
दो दो कौड़ी के सवाल है। कितने कौड़ी के सवाल हैं? दो दो कौड़ी के सवाल है। अगर आप कंफ्यूज ना, भी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर सकता हूं। अगर इसकी रिएक्शन OH माइनस और हीट के साथ करवाई जाती तो क्या होता? सुन ध्यान से, यहां से क्या बनकर आएगा? क्या बनकर आएगा? प्लस बनकर आएगा। क्या ये CHO पर रिएक्शन कर सकता है? CHO खुद कैसे नेचर का होता है? इलेक्ट्रोफाइल। पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर, इट विल नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन नहीं करेगा CHO पर। और यहां कौन दिया हुआ है? OH माइनस। क्या OH माइनस बेंजीन पर रिएक्शन करेगा? नहीं, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो बेंजीन पर रिएक्शन हुई, और न्यूक्लियोफाइल आया तो पोलर पाई बॉन्ड पर रिएक्शन होगी। बता, एनायन का पहला काम, दूसरा काम एडिशन एट पोलर, गया कि नहीं गया? और वहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कैनिजारो। क्योंकि हमें पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H, एक ऑक्सीडेशन एक का। तो यहाँ बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कभी कैनिजारो होता है, कभी बेंजीन पर रिएक्शन होता है। इंपॉर्टेंट ये है रिएक्शन कर कौन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्या ख्यालात है? यहां से कौन बनकर आएगा हमारे सामने? NO2 प्लस COOH ग्रुप, ऐसे लिखा जाता है भाई, COOH ग्रुप। बताइए इसका कैसा इफेक्ट होगा? -R। कौन सा H हटाओगे? कोई सा भी हटा दोगे क्या? नहीं, -R वाला ग्रुप है तो कौन सा H हटाएंगे? मेटा वाला। तो यहां से हमारे सामने मेटा पोजीशन पर कौन लग जाएगा? नेक्स्ट बताइए, CH3 एल्काइल ग्रुप है, कैसा इफेक्ट है? +H। +H वाले कैसे होते हैं? एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। तो कहां से आएगा मेजर प्रोडक्ट? या तो इसका ऑर्थो वाला है चटाइए, या फिर इसके पैरा वाला। क्या मेटा पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगी? होगी, लेकिन मेजर नहीं आएगा वहां से। यहां पर हमारे सामने NO2 लगा हुआ मिलेगा, साथ में यहां पर NO2 लगा हुआ मिलेगा। और भाई टोलिन के केस में आपको दो चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी। टोलिन के केस में नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? ऑर्थो। यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिमेंबर इट। टोलिन के केस में नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन जब आप करवाओगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा? ऑर्थो। हालांकि कभी नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछा है। एक्सप्लेनेशन है लेकिन काम की नहीं है। नेक्स्ट देखो, वही रिएक्शन लॉन्ग हीटिंग के साथ। अब ध्यान से सुनना भाई, इसको बच्चे रटते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि लॉन्ग हीटिंग जब लिखा होता है तो उसको कैसे टैकल करना है। लॉन्ग हीटिंग अगर लिखा हुआ है तो उसको कैसे टैकल करना है। लॉन्ग हीटिंग जब भी लिख देना, ध्यान से सुनना, तो जो जो पोजीशंस एक्टिवेटेड है ना, सब पर रिएक्शन करवाओ। आप बताइए CH3 का कैसा इफेक्ट है? +H। +H से कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट होती हैं? ऑर्थो एंड पैरा। तो हर ऑर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन करवाइए। समझ में आया कि नहीं आया? किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ट्राइनाइट्रोटोलिन, दैट इज एन एक्सप्लोजिव। आजकल खतरनाक इस्तेमाल हो रहा है इसका, रूस और यूक्रेन के। तो इन शॉर्ट इसको बोला जाता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT, विच इज एन एक्सप्लोजिव। ये कैसा होता है? एक्सप्लोजिव होता है। लॉन्ग हीटिंग का मतलब समझ में आया? फिर से ध्यान से सुन ले। लॉन्ग हीटिंग का मतलब है जो जो पोजीशन एक्टिवेटेड है सब पर रिएक्शन करवानी है। किस किस को एक्टिवेट करता है? ये ऑर्थो एंड ईच ऑर्थो पैरा पर करवा दे। आप नॉर्मली याद रख लेते हैं, आंसर ये बनेगा, कैसे वो नहीं पता होता है। लीजिए क्वेश्चंस तो आपके सामने भाई लोगों आ ही रहे हैं। CF3 concentrated HNO3 and concentrated H2SO4। सुलटाते रहिए बस। हाँ भूल गए, ये याद दिलाना जरूरी है। फालतू का क्वेश्चन नहीं करना। होममेड से अपने को क्या लगता है? डर लगता है, सीधी बात है। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है भाई।
अपन तो साफ बोलते हैं, गलती से अगर क्वेश्चन आया नोटबुक से तो एज इट इज आएगा, टेम्परेचर प्रेशर तक की कंडीशन चेंज नहीं होने दूंगा। लेकिन किसी बात की गारंटी नहीं ली जाती। यहां पर तुम कोई लीडर वाले नहीं हो, तुम्हें बहका लिया जाए कि मेरी नोटबुक से क्वेश्चन आते हैं, कोई लेना देना। क्वेश्चन कहीं से भी आए, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपका कवर हो चुका होगा, क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे भैया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, फिनोल के साथ रिएक्शन, चैप्टर किस में दी हुई है? फिनोल में। एक बार रिएक्शन करवाई जाती है डाइल्यूट HNO3 के साथ 298 केल्विन टेम्परेचर। दूसरी रिएक्शन करवाई जाती है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, फिर रिएक्शन फिनोल की, और यहां पर तुम सुलटोगे 100% सुलटोगे, क्योंकि तुम इतने जल्दबाजी में होते हो, तुम्हें कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि क्या दिया गया है। क्वेश्चंस आपके पास और भी आ जाएंगे, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहेगी। जब अपना पार्ट मेजर में आए ना, या आपके कॉमन में किसी में भी आए, भयंकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, भयंकर। आप मुझे बता देना सर ये वाला पार्ट हमारे मेजर में है, क्वेश्चंस आपके पास उसी पर्सन के, अरे नंबर दे दूंगा आखिरी में। बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है? यहां से क्या मिलेगा हमें? Na2+ बन चुका है। बताइए ग्रुप कौन है? CF3। कैसा इफेक्ट है? -H। -H वाले कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। बताइए कहां जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल? मेटा पोजीशन पर। दो कोड़ी का सवाल है कि नहीं है? क्योंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अलावा कोई देने वाला ही नहीं है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मामला थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा। इसका कैसा इफेक्ट है? +H। इसका कैसा इफेक्ट है? -R। एक ग्रुप है एक्टिवेटिंग और एक है डीएक्टिवेटिंग। ये कैसा है? एक्टिवेटिंग। ये कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। अब दोनों में यहां पर लड़ाई होगी। ये बोल रहा है मेरी ऑर्थो पर पैरा पर जाने दे, वो बोल रहा है मेरी ऑर्थो या पैरा पर जाने दे। देखिए इसके हिसाब से बोलता है कहां पर जाने दे, या तो मेरी ऑर्थो पर, पैरा पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? एच ही नहीं हटाएगा किसे? अबे ध्यान से सुन, इलेक्ट्रोफाइल किसे हटाता है? एच को, और खुद जुड़ जाता है। तो क्या CS की पैरा पोजीशन पर एच है क्या? नहीं, NO2 लगा हुआ है। और क्या NO2 की पैरा पोजीशन पर एच है क्या? नहीं है। तो ये बोल रहा है कहां पर जाने दे? मेरी पैरा पोजीशन पर जाने दे। पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो बोलता ऑर्थो पर लगा, लेकिन लगा मेरे हिसाब से। ये कह रहा है मेरा -R है, कहां पर जाने दे? मेरी मेटा पर। बाय द वे इसकी ऑर्थो और इसकी मेटा कॉमन आ गई। क्या गई है? कॉमन। अगर कॉमन नहीं भी होती तो हम रिएक्शन किसके हिसाब से करवाते? हम रिएक्शन एक्टिवेटिंग के हिसाब से करवाते। हम जानते हैं हमें इसकी सुननी पड़ेगी। तो एक ग्रुप एक्टिवेटिंग है और दूसरा ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेटिंग। अगर वो दोनों एक कॉमन जगह पर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें किसकी सुननी पड़ेगी? एक्टिवेटिंग की। सो रिएक्शन विल टेक प्लेस किसके हिसाब से? रिएक्शन हमारे सामने होगी 3 के अकॉर्डिंग। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगेगा। 1 मिनट सर, आपने उसकी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पैरा पर H नहीं हटाएगा किसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसका कैसा इफेक्ट है? +R। इसका कैसा इफेक्ट है? +H। दोनों ही एक्टिवेटिंग है। दोनों एक्टिवेटिंग है कि नहीं है? OH बोल रहा है मेरी ऑर्थो पर लगा, तुम। CS3 बोल रहा है नहीं नहीं मेरी ऑर्थो पर लगा, पैरा पर लगा नहीं सकते तुम। तो दोनों एक्टिवेटिंग है तो किसकी सुनी जाएगी? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग की। आगे बात समझ में? खत्म हो गई कहानी। तो यहां पर कहां पर हो जाएगा रिएक्शन? OH की ऑर्थो पर। सर पैरा पर क्यों नहीं करवाया? क्योंकि पैरा पर H ही नहीं है। ये आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछेगा कभी ना कभी। जो सारे लिख रहे हैं वो मेजर ही आ रहे हैं, ये सारे मेजर प्रोडक्ट ही लिखे जा रहे हैं जब तक मेजर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई लोगों थोड़ी देर पहले बातें हुई थी, क्या अकेला HNO3 नाइट्रेशन कर सकता है? यस।
बताया था कि नहीं बताया था? एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अबे तुम एनसीईआरटी तक भी नहीं पहुंचे हो अभी तो। कहां तक नहीं पहुंचे हो? एनसीईआरटी। क्या ये अकेला HNO3 N2 प्लस NO2 प्लस जनरेट कर सकता है? यस। लेकिन कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। आप बताइए इस केस में कहां पर रिएक्शन होनी चाहिए? OH का कैसा इफेक्ट है? +R। ऑर्थो एंड पैरा। क्या मेटा पर रिएक्शन होगी? होगी, लेकिन मेजर मेटा से नहीं आ सकता। तो यहां पर एक बार NO2 कहां पर जाकर जुड़ेगा? ऑर्थो पोजीशन पर। यहां पर रहेगा प्लस, यहां पर रहेगा माइनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर NO2 कहां पर जाकर जुड़ेगा? कहां पर जाकर जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर। कैन यू टेल मिलेगा? फर्स्ट, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे सामने है। देखिए बेटा ध्यान से सुनना, जब डाइल्यूट HNO3 आपने लिया है ना, तो डाइल्यूट HNO3 के अंदर NO2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कम। तो मोनो नाइट्रेशन होगा। ध्यान से सुन ले, क्या होगा? मोनो नाइट्रेशन हमारे सामने होगा। और जब कंसंट्रेटेड लोगे तो NO2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? ज्यादा, पोली नाइट्रेशन होगा। तीनों पोजीशन पर हो जाएगा। ईच ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 लग जाएगा। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, एक एक चीज से क्लियर होंगी। क्या बनकर आएगा? पिक्रिक एसिड। ये वही फिनोल है क्या जो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है? यही है वो फिनोल, पिक्रिक एसिड। रिस्पेक्ट दिया गया, एसिड नाम आया, लेकिन इसमें कोई एसिड ग्रुप। रुकेंगे और ध्यान से सुनेंगे मेरी कुछ बातों को तभी अच्छे। क्या अकेला HNO3 नाइट्रेशन करवा सकता है? यस, सेल्फ प्रोटोनेशन से। किससे? सेल्फ प्रोटोनेशन से। दूसरी बात, अगर डाइल्यूट लिया तो मोनो नाइट्रेशन, और कंसंट्रेटेड लिया तो पॉली नाइट्रेशन। सबसे पहले ये दोनों बने हुए प्रोडक्ट्स को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया था ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो जगह दिक्कत देती है। पहली जगह इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देती है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम कर देती है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। सो देयर इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, हेंस दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये पहले लिखवा चुका हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ध्यान से सुनना, पिक्रिक एसिड बन तो गया है, लेकिन कैसे बनता है? पुअर यील्ड में। कैसा बनता है? पुअर यील्ड। अब बच्चे को समझ नहीं आता सर पुअर यील्ड क्यों? सुनना ध्यान से। HNO3 कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को बोला था, अगर रिंग के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है तो रिंग का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। रिंग का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ध्यान से सुन ले, ये बात बार बार आएगी, जब भी रिंग के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो रिंग का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसका ऑक्सीडेशन करेगा, इसीलिए क्या आती है? पुअर यील्ड, क्योंकि नाइट्रेशन से ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो साथ में यहां बनता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्या बनता है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्या ये बात आपको समझ में आई? और फिनोल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है वो पहले बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। पुअर यील्ड का रीजन समझ में आया? तो ये पिक्रिक एसिड बनाने का सही तरीका नहीं है, सही तरीका एनसीईआरटी ने दिया है, टाइम आने पर बात करेंगे। पहले क्या करवाएंगे? सल्फोनेशन, और फिर क्या करवाएंगे? नाइट्रेशन। अभी बस इतना ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान से सुन ले। पुअर यील्ड का रीजन समझ में आया? ड्यू टू +R इफेक्ट ऑफ OH, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस। तो जितना नाइट्रेशन हुआ उससे ज्यादा का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई वी गेट द पुअर यील्ड। ऐसा फिनोल के केस में नहीं, एनिलीन के केस में भी होगा, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन पर लगेगा और HNO3 होगा, बेंजीन का ऑक्सीडेशन जरूर करेगा, बेंजीन का ऑक्सीडेशन जरूर करेगा। चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या बनेगा प्रोडक्ट? फैल गए रायते की तरह, एकदम फैल ही गए हो। अबे HNO2 से क्या बनकर आता था? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से NO+। दिमाग से पैदल लोगों, क्या बनकर आता था? NO+। NO+ इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? बताइए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? कैसा डायरेक्टिंग नेचर है? ऑर्थो एंड पैरा। मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? पैरा से। दैट्स ऑल। सुलट जाओगे, गलती से NO2 मत लगा देना, NO बनेगा। क्या बनेगा?
NO, वो लिखता है HNO2, बच्चे को दिखता है HNO3, और फिर नेगेटिव होने के बाद पूरे दिन देखता रहता है कि कल क्लास में आने दे उसको, ये आंसर कैसे दे दिया उसने। और जब ये पूछा था तब धोखा लगता है। धोखे का कोई मतलब नहीं है, गलत मतलब गलत। इसलिए मैं बार बार आपका ध्यान खींचता रहता हूं कि क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबे भाई 7 बजे तक क्लास चलेगी। NaNO2 in the presence of HCl। ये क्वेश्चन वापस लौट के आ रहा है। सुबह जहां तक पढ़ाया वहां तक तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे माइक म्यूट करके कुछ भी नहीं है, खेल गए सर आप, कुछ नहीं खेला हूं मैं। ये कोई ऑफलाइन वाला ऑनलाइन अटेंड कर रहा है शायद। थोड़ा थोड़ा तो खेल खेलना ही। की पॉइंट तो ऐसे पब्लिकली थोड़ी जाने देंगे। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर तुम्हें याद हो तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। क्या मिलता है, और NO+ की पहली प्रायोरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किससे लूं, नाइट्रोजन से। कुछ याद आया? एक तो NO+ और एक डाइज जिद होती है कि अपनी बिरादरी वाले से इलेक्ट्रॉन्स लूंगा। NO+ बोलेगा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना, नाइट्रोजन बोलता है नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका क्या करूंगा मैं, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा, मैं क्या हूं, इलेक्ट्रोफाइल। तो बोलता है बेंजीन से ले ले, और बेंजीन से सुन मेरी बात सुनता हुआ जाना, मैं कैसा इफेक्ट लगा रहा हूं, +R। तो कहां पर जाना, या तो मेरी ऑर्थो पर या मेजर प्रोडक्ट कहां से बनेगा, पैरा से। ऑर्थो से तो कभी कभी ओकेजनली बनता है, और कभी नहीं पूछेगा ऑर्थो वाला, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। आप बताइए, ये रिएक्शन मैंने आपको चैप्टर अमीन में बताई थी, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स रिएक्शन इन डिफरेंट वे, वहां पर लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? वहां पर मैंने लिखा था ब्रेक, तो SEAR रिएक्शन। लीजिए भाई लोगों, वापस लौट कर आ रहा हूं NCERT पर। कहां पर लौट कर आ रहा हूं, NCERT, एनिलीन। और यहीं पर उसने एनिलीनियम आयन की बातें की हुई है। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन हमारे सामने आ गई है। कोई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन है NCERT की। किसमें? NO लीनियर होता है। NO ग्रुप कैसा होता है, लीनियर। सोचिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, क्लियर हो जाएगा। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। यहां से क्वेश्चंस कंफर्म है, ये अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, ये NCERT की बची हुई रिएक्शंस को समेट रहा है। फिनोल में नहीं पढ़ाई थी वहां पर, एल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में, क्योंकि ये फिनोल की रिएक्शन नहीं है, बेंजीन की रिएक्शन है। ये हर चैप्टर में दी हुई आखिरी रही है। जो बातें तुम्हें लगा था ये छोड़ गया है, ये वो छोड़ा नहीं गया है कुछ भी। आंसर अभी भी नहीं दिया है तुमने मेरे बातों का। क्या आंसर आएगा, क्या आएगा बताओ, यहां से क्या बनने वाला है, NO2+। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, बाकी मैं सब समझा लूंगा। एक सवाल का जवाब दे दो, क्या यहां रिंग का ऑक्सीडेशन होगा? क्या यहां रिंग का ऑक्सीडेशन होगा? क्यों नहीं होगा भाई, प्लीज बताओ मेरे को, बताओ। छल नहीं कर देते हो कभी कभी तो। मैंने क्या बोला था, वेन एवर स्ट्रॉन्ग एक्टिव on benzene and reaction with HNO3, 100% रिंग ऑक्सीडाइज होगी। 100% रिंग क्या होगी, ऑक्सीडाइज। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और बहुत गजब बढ़ाते हैं। बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो उसके ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा। मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इजी विल बी द ऑक्सीडेशन। तो क्या यहां रिंग का ऑक्सीडेशन होगा? डेफिनेटली रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। अब आप बताइए NH थ्रू का कैसा इफेक्ट है, +R। +R के हिसाब से ये कैसा होना चाहिए था, पैरा डायरेक्टिंग। ध्यान से सुनना,
NO2 कहां पर जाना चाहिए था? पैरा पोजीशन पर। यस सर, एब्सोल्युटली जाना चाहिए था। और बताइए NO2 कहां जाना चाहिए था? ऑर्थो पोजीशन पर। पहले मेरे सवालों को ध्यान से सुनेंगे फिर जवाब देंगे। और क्या मेटा पर NO2 बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था? मेटा पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। ये किसने बोला है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन मेटा पर भी होती है, लेकिन मेटा से मेजर नहीं आता है, मेजर ऑर्थो एंड पैरा से ही आता है। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, क्या इस प्रोडक्ट का बनना हमारे लिए अब नॉर्मल है? नहीं। अगर हमसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, तो ये सब बनेंगे, लेकिन मेजर या तो ऑर्थो से या पैरा से, मेजर मेटा से नहीं बनना चाहिए। इसका परसेंटेज लगभग 51% होता है, इसका परसेंटेज लगभग 2% के आसपास होता है, और इसका परसेंटेज लगभग 47। दैट इज अनएक्सपेक्टेड, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। साथ में मेरे पास जगह नहीं है, साथ में आपको लिखना है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। एनसीईआरटी ने लिखा है टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमारे सामने बनेंगे। बताइए रिंग का ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? यस। इन फैक्ट ध्यान से सुनना, जितना नाइट्रेशन होता है ना, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है। वापिस सुनो, जितने का नाइट्रेशन हुआ उससे ज्यादा, वापिस लौट क्या, पिक्रिक एसिड के क्या लिखी हुई तुमने? पुअर यील्ड। क्योंकि जितना नाइट्रेशन नहीं हुआ उससे ज्यादा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। मान लीजिए आपने इसके 10 मोल लिए, तो 4 मोल का तो नाइट्रेशन हुआ और 6 मोल का ऑक्सीडेशन, तो पुअर यील्ड आएगी नहीं आई? नाइट्रेशन से ज्यादा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्या? यस, एक्टिवेट करने में ये, तो इस केस में भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब बोलोगे सर 100% तो लिख दिया, कहां बचा ऑक्सीडेशन? अबे ये तो नाइट्रेशन का परसेंटेज लिखा गया है। मान लीजिए इसके कितने मोल थे? 10 में से 7 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, तो ये लिखा हुआ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। 3 मोल में से कितना ऑर्थो मेटा पैरा बना है, वो परसेंटेज है ये 3 मोल का नाइट्रेशन हुआ है, उन 3 में कितना ऑर्थो, कितना मेटा और कितना पैरा बना है। ये बात समझ में नहीं आती बच्चे को? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को तबीयत से। इसके नीचे अनएक्सपेक्टेड क्या लिखा हुआ है? अनएक्सपेक्टेड। क्या अनएक्सपेक्टेड ये इसलिए लिखा गया है कि रिएक्शन मेटा पर हो गई? नो, मेटा पर तो होगी, हमें पता है, ऑर्थो एंड पर भी होती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये है कि क्या ऑर्थो को भी ओवरटेक करके चला गया है। ऑर्थो को भी देखो, ऑर्थो कितना है? 2% और मेटा कितना है? 47%। ये है अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए। मेटा बनना अनएक्सपेक्टेड, मेटा का इतना ज्यादा बनना अनएक्सपेक्टेड है। यू गॉट द पॉइंट? अब आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि आप एसिड के साथ खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? ये आगे बेटा एनसीईआरटी की बात, कि आप एसिड के साथ खेल रहे हैं। दो भयंकर एसिड लिए हुए आपने, देखो गौर से, HNO3 H2SO4 दोनों ही एसिडिक हैं, और गलती से एनिलीन पर क्या हो गया? प्रोटोनेशन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीनियम। बन गया कि नहीं बन गया? ये कौन था हमारे सामने? एनिलीन। क्या था? एनिलीन। और ये हमारे सामने कौन है? एनिलीनियम आयन। है कि नहीं है? बताइए NH3 का कैसा इफेक्ट है? ओनली माइनस आई बोल, ओनली माइनस आई वाला कैसा होता है? ये देख एनसीईआरटी बोलती इस बात को, तूने कभी एनसीईआरटी पर भी ध्यान नहीं दिया है। तो मेटा के अनएक्सपेक्टेड बनने का कारण समझ में आया? क्या है? एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन। क्या ये एनिलीन का नाइट्रेशन करवाने का सही तरीका है? नहीं, क्योंकि नाइट्रेशन से ज्यादा क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अगर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, और आपने ये तरीका लिख दिया, 0 मार्क्स। क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद ने लिखा है चैप्टर मीन के अंदर कि दिस इज नॉट द राइट वे टू कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, दिस इज नॉट द राइट वे। पहले यहां तक छापिए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। किसमें? नहीं, ये परसेंटेज एनसीईआरटी ने लिखी है, और ऑर्थो ही सॉरी पैरा ही मेजर होता है इसके अंदर, उसके एक्सप्लेनेशन है, लेकिन काम की नहीं है। जेई ने तो पूरा पूछ लिया था, ABC परसेंटेज लिखी इनके नीचे, और फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाया। ये नहीं बताया ये ऑर्थो ये मेटा पैरा, ABC परसेंटेज लिखी। ए की परसेंटेज 51, बी की परसेंटेज 2%, सी की परसेंटेज 47, और फिर इसको आगे
यानी कि हमें पता होना चाहिए कौन से की क्या परसेंटेज है। एडवांस भी बहुत खतरनाक लेवल पर बात करता है। 10 से 11 रिएजेंट इस्तेमाल में लिए थे क्वेश्चन में, 10 से 11 रिएजेंट, पूरा मींस चैप्टर घुमा दिया था उसने, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है, पैसेज टाइप, पूरा सुलटा के चला जाता है। क्या ये बात आपने सुलटा दी है क्या? ध्यान से देखिए, सुलट चुकी है क्या? आप बताइए, क्या आप एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाएंगे? दिक्कतें बताइए, दिक्कतें बताइए। तुम्हें नहीं पता है अभी भी, तुम अपने ख्यालों में दिक्कतें हैं दो। बहुत सारे लोगों को लगता है एक ही दिक्कत है। दिक्कत कितनी है? दो। पहली दिक्कत, ऑक्सीडेशन हो जाता है रिंग का, उसको कैसे कम करेंगे? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को किस में कन्वर्ट करेंगे? मॉडरेट में। क्योंकि रिंग का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब रिंग पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में OH माइनस, NH2, NHR, NR2 और OH होते हैं। क्लियर? दूसरी दिक्कत, मेटा पर रिएक्शन हो रही है। तो दिक्कतें कितनी है? दो। एक ऑक्सीडेशन, एक मेटा का ज्यादा। एनिलीन के केस में दिक्कतें अनेक, एनिलीन के केस में दिक्कतें अनेक। सॉल्यूशन, जब भी दिक्कत आए एनिलीन के केस में, व्हाट एवर इज द दिक्कत, आपको एक ही बात ध्यान रखना है, इस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को मॉडरेट में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को मॉडरेट में कन्वर्ट कर देना। क्वेश्चन होगा भाई, नीट आने वाले क्वेश्चंस पर बात करेगा। यहां से आपसे पूछेगा कि बताइए मुझे एनिलीन को कहां लेकर जाना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुन लेना। ये हमारे सामने कौन है? एनिलीन। You have to convert aniline into पैरानाइट्रोएनिलीन। एनिलीन से कहां पर लेकर जाना है? पैरानाइट्रोएनिलीन के अंदर लेकर जाना है। He will ask for the reagents। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किन रिएजेंट्स को अप्लाई करें कि हमारे सामने प्रोडक्ट ये बनकर आए, किन रिएजेंट्स को किस सीक्वेंस में अप्लाई करें। आप बताइए, क्या डायरेक्ट नाइट्रेशन कर सकते हैं? बेवकूफ। क्या होगी? बेवकूफी, क्योंकि ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा नाइट्रेशन से। ये लिखा हुआ साथ में, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ऑक्सीडेशन ज्यादा नाइट्रेशन कम, तो डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवा सकते। अब सुनना इसका रास्ता है। तो एनिलीन में दिक्कतें, एनिलीन में दिक्कतें अनेक, सॉल्यूशन एक। सबसे पहले, जब ये लोन पेयर केवल बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा ना, बेंजीन पर हमेशा दिक्कत देगा ये, हमेशा। यहां दिक्कत आएगी। आगे अगर अपन बात करें फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में दिक्कत आएगी। आगे कपलिंग रिएक्शन में भी दिक्कत देगा ये, हर जगह दिक्कत देगा। और जब जब दिक्कत देगा, सॉल्यूशन एक ही है इसका। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एनसीईआरटी ने इसको लिखा है एसिटाइल, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। बता सकते हैं रिएक्शन क्या होगी? SNAE से। अब एस्प्रिन नहीं, याद करके रखते हो। ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, वापस से अटैक और Cl बाहर, SNAE। क्या बेंजीन SNAE रिएक्शन देता है? नहीं। बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड कभी भी SN2, SN1, SNAR रिएक्शन नहीं देता, कई बार बताया है। तो कौन करेगा अटैक? ये अपने रिएक्शन एसिड और उसके डेरिवेटिव वाली, पहले पढ़ा चुका हूं, स्कॉट एंड बोमेन बोला जाता है इसको। या आप करवा सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द सेम वे। यहां पर करेगा ये अटैक और ये निकलेगा खटैक। बता सकते हैं किसकी फॉर्मेशन होगी? बता सकते हैं किसकी फॉर्मेशन होगी? ऐसा नहीं रिएक्शन होगी तो ये बनकर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये लिविंग ग्रुप आपका Cl हट जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटानिलाइट। क्या बोलते हैं? ये कैसा ग्रुप था? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट। वो कैसा है? कैसा है? मॉडरेट। वीक नहीं है, मॉडरेट। दिक्कत खत्म। अब रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हो रहा था। नाउ यू कैन अप्लाई HNO3 and H2SO4। नाउ यू कैन अप्लाई HNO3 and H2SO4। अगर अब आपने अप्लाई कर दिया है, ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? ऑर्थो से या पैरा से? नो डाउट मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने कहां से आएगा? पैरा से। NO2 पैरा पोजीशन कहां से क्या आने वाला है? NO2 प्लस। इसका अभी भी रिंग पर कैसा इफेक्ट है? +R, लेकिन प्लस इतना ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर क्रॉस, और उसी की वजह से अब रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो HNO3 से ऑक्सीडेशन नहीं होगा।
रिंग पर तभी ऑक्सीडेशन होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ, मॉडरेट और वीक लगाया है, बच जाती है रिंग। क्लियर? तो अब बताइए ऑक्सीडेशन वाली बीमारी दूर हो गई? यस। लेकिन सर हमें ये नहीं बनाना था, हमें तो वो बनाना था। तो हाइड्रोलाइसिस कर लो ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या कर लो? हाइड्रोलाइसिस, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, इधर क्या लगाएंगे? H, और बताइए क्या बनकर आएगा? एनिलीन। बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने क्या बोला था आपको? दिक्कतें अनेशन, ये ध्यान रखना, जब एनिलीन में दिक्कतें आएंगी यही रिएक्शन करवाना, असाइलेशन ऑफ एनिलीन, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को एक मोट एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या कर दें? कन्वर्ट। आज के लिए इतना ही है। राक्षस पढ़ लो वरना फिर 17 की शाम को चक्कर आएंगे।